अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स की। जैसे हम सब ने पढ़ा कि क्रोमोसोम जो हैं ये कलर बॉडीज होती हैं, तो ये एक खास स्ट्रक्चर अटेन करती हैं एंड दे आर विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्योंकि उस टाइम जो होता है वो इनके काफ़ी ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हो जाती है। सो इनके इस सुपर कॉइल स्ट्रक्चर को जो है वो हम लोग इस डायग्राम में डिस्कस कर लें। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्रोमोसोम के बीच में जो होता है वो एक रिस्ट्रिक्शन होते हैं जिसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है ये दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखती हैं, so that's why we call them sister chromatids। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर इस डायग्राम पे देखें तो जो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है वो दो आर्म से क्रिएट होता है। हर आर्म को जो है हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं इनके ऊपर जो होता है वो सेम जीन्स जो है वो प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आई जीन है तो इसके सिस्टर क्रोमेटिड पे भी यहाँ पर आई जीन प्रेजेंट होगी। ये दोनों कनेक्ट होते हैं फ्रॉम द रीजन विच इज नॉन एज सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये वो रीजन होता है जिसके ऊपर जो है वो आपका काइनेटोकोर आकर अटैच होता है और क्रोमोसोम को मूव करवाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और यहाँ पे अब आपको जो है ये आपने याद रखना है कि जो डीएनए के अरेंजमेंट होते हैं वो यहाँ पे इस तरह से होती है कि वो सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का रीजन क्रिएट कर रहे होते हैं। देन उसके बाद जो है ये यहाँ पे आपकी एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बनती है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ये वो रीजन होता है जहाँ पे न्यूक्लियोलर डिवीजन होती है, या समटाइम्स ये वो जीन्स होती हैं जो कि न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर वाला रीजन होता है उसको क्रिएट करने, और इसके अंदर समटाइम्स कुछ ऐसी जीन्स भी होते हैं जो कि राइबोसोमल आरएनए को जो होता है वो क्रिएट करने के लिए प्रेजेंट होती हैं। ये सारी डिवीजन जो है न्यूक्लियोलर कंस्ट्रिक्शन या न्यूक्लियोलर की जो है वो अरेंजमेंट के लिए ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की डिवीजन होती है। देन वी हैव द सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम लोग जंक डीएनए भी कहते हैं, यानी कि ये वो डीएनए जिसका अभी तक कोई पर्पस या कोई भी जो है वो इसका यूज़ जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। इसके आखिर में जो होता है वो वी हैव दी टीलोमेरेसिस। टीलोमेरेसिस जो होता है ये हमेशा टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और टीलोमेरेसिस बेसिकली ये वो रीजन होता है जो कि क्रोमोसोम्स को आपस में कंबाइन करने से जो है वो प्रिवेंट कराता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि आपस में मजीद इंटरवाइन हो जाए। तो टीलोमेरेज इस बात को इंश्योर करा होता है कि ये जो है क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड ये आपस में ज्वाइन ना हो। प्लस टीलोमेरेजेस जैसे जैसे सेल डिवाइड होता जाता है तो जो आपके टीलोमेरेजेस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होना शुरू हो जाते हैं, इनका साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जब जब टीलोमेरेजेस का साइज डिक्रीज होगा आपकी बॉडी के अंदर एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो टीलोमेरेजेस जिन बॉडी के अंदर या जिन सेल्स के अंदर जिस टाइम पर बहुत सारे थोड़े रह जाते हैं तो उस टाइम आप समझ लें कि वो जो सेल्स या वो जो बॉडी होती है वो एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद ये जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है जिसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, ये जिस रीजन पे प्रेजेंट होते हैं उस रीजन के बेसिस पे हम लोग क्रोमोसोम्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमेशा याद रखें ये जो सेंट्रोमियर की जो कंस्ट्रिक्शन बनती है वो आपका डीएनए उस जगह पे इस तरीके से अरेंज होता है कि वो एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा होता है। तो जिस क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए बीच में इस तरह से अरेंज करके प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बनाएगा तो उसको हम लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं। मेटा मीन्स सेंटर, सेंट्रिक मीन्स सेंटर में जो है ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अगर ये क्रोमोसोम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा सेंट्रल रीजन से तो वी कॉल्ड इट सब मेटासेंट्रिक। और जब ये रीजन जो है ये आपके एंड टर्मिनल एंड या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पास प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, और जब ये बिल्कुल टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग टीलोसेंट्रिक जो है वो सेंट्रोमियर कहेंगे। तो इसके बेसिस पे आपके जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग ये बात याद रखिएगा कि जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि जो दो क्रोमोसोम्स का सेट आइडेंटिकल होता है उनके अंदर एक तरह से अरेंजमेंट होती है। तो अगर आपके पास 48 क्रोमोसोम्स होंगे तो हम इस बिकॉज ऑफ द सेंट्रोमियर पोजीशन की वजह से हम लोग उनको जो है वो उनके पेयरिंग या उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स के तौर पे असॉर्ट कर सकेंगे। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स की ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये जो क्रोमोसोम्स के मैंने आपको बताया कि ये कब विजिबल होता है, ये विजिबल होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो नॉर्मली क्रोमोसोम जो होता है वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि क्रोमोसोम जो होता है वो थिन फाइबर्स के तौर पे प्रेजेंट होता है जो कि अपने आप को अरेंज कर लेता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये क्यों अरेंज होता है, ये किस तरह अरेंज होता है, तो आप इस चीज़ को इस तरह से इमेजिन करें कि जैसे आपके पास बहुत सारा धागा प्रेजेंट है और उस धागे के उलझने के चांसेस होंगे, क्योंकि जब आप सेल डिवाइड कर रहे होते हो तो उनमें क्रोमोसोम भी डिवाइड होते हैं।
तो अगर क्रोमोसोम्स जो है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो इस बात का चांस होगा कि डीएनए आपस में उलझ के टूट ना जाए या डैमेज ना हो जाए। ये क्रोमोसोम्स इस तरह की बॉडी क्यों अटेन करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे देखें, हम सब गुड्डियाँ उड़ाते हैं, तो जब हम लोग काइट्स को फ्लाई करते हैं तो उसका जो थ्रेड होता है उसको हम लोग स्पूल पे रैप कर लेते हैं। उसको हम स्पूल पे इसलिए रैप करते हैं क्योंकि वो जो हमारा थ्रेड है वो उलझ के टूट ना जाए या डैमेज ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह जब हमने सेल जो है वो डिवीजन के टाइम पे आता है तो उसने अपने डीएनए को भी जो होता है वो डिवाइड करना होता है इक्वली इन द डॉटर सेल्स। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि डीएनए जो है वो टूट ना जाए या बिखर ना जाए तो वो हाईली कंडेंस होता है, वो रैप होता है, और वो रैप होते होते जो है वो एक स्मॉल कंस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स की ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली 4 लेवल्स पे होते हैं, यानी 4 स्टेजेस पे जो है स्टेप बाय स्टेप क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए रैप होते होते हाईली कंडेंस फॉर्म बनाता है और फाइनली क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ होती है उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग्स कहते हैं। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग्स को देखने के लिए आप इस चीज़ को देखें कि हमारे पास जो डीएनए होता है वो नेगेटिव इन नेचर होता है क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो एक 8 बॉल्स के साथ जाकर अटैच होता है जो कि इस तरह से अरेंज होती है, यानी 4 बॉल्स ऐसे और 4 बॉल्स ऐसे, वो आपस में इस तरह से कंस्ट्रक्ट होकर एक कोर ऑफ हिस्टोन्स प्रोटीन से जो है ये क्रिएट होती हैं। यानी ये जो हर बॉल है ये एक हिस्टोन प्रोटीन से जो है वो क्रिएट हुई है। अब ये जो हिस्टोन होता है ये पॉजिटिव इन नेचर होता है क्योंकि इसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन प्रोटीन्स होते हैं। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव डीएनए को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव डीएनए इन हिस्टोन्स के ऊपर जो होता है वो इजीली रैप होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप हो रहे बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन। अब ये वाला रीजन और ये वाले रीजन के दरमियान ये जो रीजन है जो आपके 2 बीट्स को कंबाइन कर रहा है इसको हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं। ये लिंकर डीएनए जो है ये आपका बेसिकली 38 बेस पेयर्स का होता है और ये जो न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर ये अरेंजमेंट हुई हुई है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये टोटली 200 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो 200 न्यूक्लियोटाइड रैप होते हैं और 2 हिस्टोन्स के दरमियान जो रीजन होता है उसको हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं क्योंकि ये 2 हिस्टोन्स को आपस में लिंक कर होता है और इस होल अरेंजमेंट को हम लोग न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग्स जो हैं ये आपस में मज़ीद अटैच हो जाती हैं। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग्स जो होती हैं ये 10 नैनोमीटर इन डायमीटर होती हैं और जब वो आपस में फर्दर अटैच होते हैं और 3 न्यूक्लियोसोम रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रैप होती हैं तो वो रैप होकर इस तरह का कंडेंस्ड रीजन क्रिएट कर देती हैं और ये जो होता है ये आपका 30 न्यूटन मीटर इन डायमीटर होता है। यानी वो 10 न्यूटन मीटर इन डायमीटर था, उसने एक हिस्टोन प्रोटीन, दूसरे हिस्टोन प्रोटीन और तीसरे हिस्टोन प्रोटीन वो तीनों आपस में फर्दर क्वाइल्ड हुए और उन्होंने जो है वो 30 न्यूटन मीटर डायमीटर का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइटनिंग और सुपर क्वाइलिंग इसकी बेसिस पे हम डीएनए को 2 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। जो आपका पहला रीजन होता है उसको हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन ये वो रीजन होता है जहाँ पे डीएनए बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूती से रैप हुआ होता है और इसको खोलना जो होता है वो आसान नहीं होता। ये सेल्स में वो रीजन होता है जहाँ के जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते। हर सेल के अंदर हेट्रोक्रोमैटिन का रीजन जो होगा वो डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूक्रोमैटिन। ये वो होते हैं जहाँ पर जो डीएनए होता है वो टाइटली क्वाइल्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस डीएनए ने बार बार ओपन होना होता है फॉर द जेनेटिक एक्सप्रेशन या फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आंख के सेल्स को उठाएं तो आंख के सेल्स के अंदर जो हेट्रोक्रोमैटिन होगा ये वो रीजन होगा जो कि आंख की सेल्स को जिनकी ज़रूरत नहीं होगी या डीएनए की जो है वो ज़रूरत नहीं है, और यूक्रोमैटिन में वो रीजन होगा जो कि आंख के डेली फंक्शनिंग के लिए जो है वो जो जीन्स रिक्वायर्ड हैं। तो हर सेल के अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन जो होते हैं वो डिफरेंटली रीजन्स होते हैं। देन आपका जो सेल है वो बेसिकली इसी तरह जो होता है वो क्रोमैटिन फॉर्म में जो होता है वो डिवाइड या पड़ा रहता है। लेकिन जैसे सेल डिवीजन का प्रोसेस करीब आता है, सेल्स ने डिवाइड होना होता है तो वो मज़ीद सुपर क्वाइलिंग स्टार्ट करता है। इस सुपर क्वाइलिंग के अंदर जो आपका क्रोमैटिन फाइबर होता है वो इतना ज़्यादा रैप हो जाता है कि वो 30 से 300 न्यूटन मीटर के अंदर जो है वो क्वाइल्ड हो जाता है। यानी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो 3-3 का रीजन था
जिसको हम लोगों ने क्रोमैटिन रीजन कहा, ये आपस में इस तरह से जो है वो हेलिकल फॉर्म में, जैसे आपने देखा है टेलीफोन की तार, उस टेलीफोन की तार को अगर हम खोले तो वो कितनी बड़ी होती है, और जब हम आपस में लेकर आए तो वो जो होते हैं वो इस तरह से जो होता है वो रैप फॉर्म में आते हैं। तो बिल्कुल ये इसी तरह से ना यूं कॉइल हो के तो एक 300 न्यूटन मीटर डायमीटर का रीजन क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग सुपर कॉइल कहते हैं। और फिर आपका सेल डिवीजन जो है वो सेल डिवीजन के अंदर जो फर्स्ट स्टेज जब कंप्लीट होनी होती है, जिसको हम प्रोफेज कहते हैं, तो उसके एंड पे आपका ये जो सुपर कॉइलिंग होती है ये इतनी हाईली कंडेंस हो जाती है कि ये सुपर कॉइलिंग जो है ये 700 न्यूटन मीटर के डायमीटर का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो सुपर कॉइलिंग से जो है ये क्रोमोसोम होता है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्रोमैटिड और सुपर कॉइलिंग ये हमेशा सेल डिवीजन के दौरान होंगी। पहली दो सेल्स के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जैसे सेल साइकिल स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होती हैं, तो क्रोमैटिड और सुपर कॉइलिंग का जो है वो प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जीन्स के कॉन्सेप्ट की। अब जीन्स क्या है? अगर आप किसी रोड पे देखो तो आप रोड पे अगर चल रहे होते हैं तो वो रोड जो है वो कभी आपको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं, कभी आपको दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं, लेकिन ये जो सारी रोड्स होते हैं ये एक ही मटेरियल से बनती हैं। मेरा मतलब ये है कि ये जो सारी रोड्स होते हैं ये एक ही सीमेंट, एक ही जो है वो तारकोल और एक ही मटेरियल से बनी होती है। तो आपको कैसे पता चलता है कि यार ये वाली जो रोड है ये आपको जो है ये इस रोड का जो है वो इब्ने सीना नाम है और दूसरी रोड का जो है वो आपको कश्मीर हाईवे नाम है। तो ये जो दोनों नाम, ये जो डिफरेंट नाम दिए जाते हैं ये उस बेसिस पे दिए जाते हैं जिस डेस्टिनेशन पे वो आपको लेके जा रही होती है। जो रोड आपको जो है वो किसी दूसरे एरिया की तरफ लेके जाएगी हम उसको उसी का नाम देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह डीएनए के अंदर जो है जो एरिया आपको सर्टेन जीन को कॉपी करेगा उसको हम लोग वो जीन कह देंगे। यानी लेट्स सपोज इफ दिस इज द होल डीएनए, तो इस डीएनए में से यहां से लेकर यहां तक जो है ये आई की जीन है, तो इसको हम लोग जो है वो आई जीन कहेंगे। यहाँ से ये लेकर यहाँ तक जो है ये आपका स्किन कलर है, तो इसको हम लोग स्किन कलर की जीन्स कहेंगे। तो जीन्स जो होते हैं ये डीएनए के ऊपर वो डेस्टिनेशन या वो नाम होते हैं जिस चीज़ को वो लोग, जिसके प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स को वो लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जीन का जो कॉन्सेप्ट है या जीन का जो नेम था उसको आपके विल्हम जॉनसन ने जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसके साथ आपको जो है वो पता चल गया कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कब बनता है, क्यों बनता है, नॉर्मली सेल में कैसे प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम पे ऐसी क्या चीज़ होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड वी ऑल नो कि वो सारी चीज़ें जो होते हैं वो जीन्स होती हैं। आपकी बॉडी में इस टाइम 33,000 जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। थैंक यू।